रेजोल्यूशन लाया गया तो ये लाया गया था कि देश में खाद्यान्न की दिक्कत थी, संकट था, वहां से हम लिया। वो जो आप सब जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का काल, बाद में इंदिरा गांधी जी ने इसको लिया, जगजीवन राम उस समय कृषि मंत्री थे, और वो सब शुरू हुआ। तो वो शुरुआत हुई, देश एक संकट में था खाद्यान्न के, भोजन के। तो हमको अनाज उगाना था, तो अनाज चाहिए था, तो फूड सिक्योरिटी के नाम पर हमने दो फसलों को मुख्य रूप से चुन लिया, एक गेहूं और दूसरा धान, चावल। दो को ज्यादा फोकस करते हुए उस पर काम किया। और मुझे उसमें लगता है कि ये जो फूड सिक्योरिटी की कल्पना थी वो इमरजेंसी वाली कल्पना थी। जैसे किसी व्यक्ति के घर में भुखमरी हो और बहुत भूखा हो, तो आप उसको एक बार तो घर में जाके देंगे, वो कुछ आटा दाल चावल ऐसे एक आधी दाल ही देंगे, और दाल चावल ही देंगे, कुछ थोड़ा सब्जी वब्जी दे देंगे, ऐसा। तो वो एक तरह का आपातकाल था। और देश की फूड सिक्योरिटी की वो जो कॉन्सेप्ट था वो आपातकाल के अंदर बना, मतलब गढ़ा गया नहीं मैं कहूंगा, वो इवॉल्व हुआ, वो ऐसे उभर के आया उस समय। और सब एक सहमति थी, कोई राजनीतिक विरोध भी नहीं था उस विषय में। किसी चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे जनसंघ रहा हो, किसी पार्टी ने उस फूड सिक्योरिटी के मॉडल पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया, किसी चिंतन पे नहीं लगाया। मतलब चाहे प्लानिंग कमीशन था, मुझे मालूम नहीं, सिराज जी बता सकते हैं ब्यूरोक्रेसी में उस समय क्या सोच विचार था, तो वो किसी ने उसको सवाल नहीं खड़ा किया। हाँ, अब उस सवाल वो जब हो गया, उसके 30-40 साल बाद लगता है कि वो फूड सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो रिडक्शनिस्ट था, वो उसमें लोचा था, वो अपूर्ण था। अब लगता है, अब जाके लगता है कि नहीं भाई, हमने तो बहुत कुछ बीच में से गायब कर दिया। मतलब अगर कहा जाए तो हमारे फूड में से मिलेट्स गायब हो गए। अच्छा, फूड में से गायब हुए तो वो हमारी खेती में से भी गायब हो गए, बहुत कुछ। मतलब मैं पंजाब को उदाहरण दूंगा, पंजाब का तो बहुत बड़ा एरिया मिलेट्स के पास था, मिलेट्स लोग खाते थे। और मैं गांव में घूमता हूं तो लोग कहते हैं, लोगों को होश है, मतलब अब जो बड़े किसान हैं वो कहते हैं भैया हम जब छोटे थे तो गेहूं हमारे यहाँ होता ही नहीं था। गेहूं तो कभी कभी खाते थे जब कोई मेहमान आता था, नहीं तो हम बाजरे खाते थे, मक्का और चीजें खाते थे, ऐसे कई चीजें थी वो। तो एक तो वो कुछ हो गया कि हमारी जो फसलें हैं इस प्रकार की, वो हमारी बायोडाइवर्सिटी, जो एग्री के बायोडाइवर्सिटी, उसका इम्पैक्ट आया, और उसका बड़ा व्यापक असर हुआ, और भी हुआ। ये तिलहन है, तो बहुत तरह का एरिया, इवन कुलदीप जी आप राजस्थान से आते हैं, तो राजस्थान में तो बहुत बड़ा एरिया चने और तिलहन की अंडर था ना। तो आप इंदिरा गांधी केनाल वहां लेके गए, तो इंदिरा गांधी केनाल लेके गए, या जो जो भी हुआ, चाहे नर्मदा का डैम बना या और जगह हुआ, तो जो जो वो डैम बने, जो जो वो इरिगेशन हुई, मतलब पंजाब का वो एरिया जहां खूब चना होता था, खूब कपास उगता था, तो कपास तो फूड ग्रेन नहीं है, फिर भी कपास की एक फसल थी, या जो है ये मिलेट्स होते थे, वो सारे के सारे गायब हो गए, पूरे के पूरे। आप पंजाब में चना तो नाम मात्र का होता ही नहीं है, मतलब क्योंकि पंजाब का 98% से ज्यादा एरिया अंडर इरिगेशन है, तो वो तो ओवर इरिगेशन वाला स्टेट है इस समय। तो हमने एक गलत फूड सिक्योरिटी का मॉडल, देखिए मजबूरी में खड़ा किया होगा, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा उस समय, लेकिन वो हो गया, आ गया। उसी समय उसके ऊपर तुरंत विचार हुआ नहीं कि भाई इसके कुछ इंप्लीकेशंस होंगे। तो इसीलिए भारत, ये एक तरफ जिसको कहा जाए गेहूं और धान में हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बने, पर हम तिलहन वाले मामले में तो हमारी स्थिति बिल्कुल वही है ना, हम इम्पोर्ट पे टिके हुए हैं ना। वो राजीव गांधी जी के समय में जरूर थोड़ा सा एक बार हमने तिलहन के मामले में आत्मनिर्भरता के निकट पहुंचने की कोशिश की थी, कुछ हद तक राजीव गांधी जी के समय में हुआ था, वो ऑपरेशन येलो था शायद नाम उसका। तो बाद में तो फिर हम वापस वही स्थिति आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें कि ये कोई सरकार करे, कारण ये है कि आपने गेहूं और धान उगवाया फूड सिक्योरिटी के लिए, तो इसलिए आपकी खरीदने आपकी जिम्मेवारी है। बात है ये, इसमें आपको खरीदना ही पड़ेगा। अब सरकार कैसे करे,
और कम से कम जिन प्रदेशों में पहले आपने उगाया। हाँ, ये जरूर सवाल है। मेरे किसान मित्र हैं, वो कल कह रहे थे, कल वो चर्चा कर रहे थे कि भाई साहब ये चर्चा करते करते कि अब तो मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, बहुत प्रदेशों में गेहूं खूब होने लग गया, तो पंजाब के गेहूं की आवश्यकता नहीं पड़ी, उल्टा मध्य प्रदेश की गेहूं की वैल्यू ज्यादा है। उत्तर भारत में लोग मध्य प्रदेश का गेहूं मंगवा के खाते हैं कि उसमें केमिकल्स नहीं है। तो तब सवाल आया कि भाई एक गांव में एक सामान की कल्पना कीजिए, एक लाला की दुकान थी, तो वो लाला जी से एक ही दुकान से सारा गांव सामान खरीदता था अपना करियाने का। 20 साल वो चलता रहा, 30 साल चलता रहा। 30 साल बाद समझ लीजिए कि कोई एक व्यक्ति पहुंच गया, उसने एक दुकान और शुरू कर ली वहां। अब वो जो लाला ये कहे कि भाई 30 साल मैंने आपने मुझसे खरीदा है, तो आप मुझसे ही खरीदो, ये दूसरा जो है वो उससे नहीं खरीद सकते, तो ऐसा शायद हो नहीं सकता, ये होगा नहीं। तो जिन प्रदेशों ने अपने आप में गेहूं और चावल में, धान में आत्मनिर्भरता अर्जित कर ली है, तो निश्चित रूप से वो जो प्रदेश हैं वो पहले अपना ही बेचेंगे, अपना ही खरीदवाएंगे, अपने किसान का बिकवाएंगे। तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो पीडीएस में या जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है जितनी भी, ये इसको कहा जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़ी हुई जितनी नई नई स्कीम्स आ गई हैं, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो वाली, तो उसकी भी सीमा होगी ना। तो मुझे लगता है वो सवाल जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। और मुझे लगता है जिन लोगों ने पहले खूब शुरू किया उगवाया, उनको आप ऐसा अचानक गैप नहीं कर सकते थे। आप मतलब उनको अचानक रोक देंगे, वो नहीं हो सकता था। कोई सिस्टम ऐसा बनता, मुझे जो लगता है ऐसा अच्छा होता कि सरकार जो है एक बृहद योजना बनाती, और ये योजना 2 स्तर पर बनती। एक तरफ देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं जितनी भी कम से कम कहूं चुनाव आयोग जिन पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देता है, एक बार उनको बुलाते, भैया ये स्थिति है, एक समय में वो गेहूं पंजाब में ही, हरियाणा में ही होता था, वेस्टर्न यूपी में होता था, आज सारे देश में वो गेहूं उगने लग गया है, तो अब ये दिक्कत आ रही है, बताइए क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली कभी वो राज्य सत्ता में, कभी वो सत्ता में, तो सबको मिलके ही ये सुझाव, ये मतलब समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो इस पे एक वाइडर नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस ये बनना चाहिए था, उसकी कोशिश होनी चाहिए थी, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, या जनता दल है, या सीपीएम सीपीआई है, इसमें राजनीति नहीं, या समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो भी है, इसमें राजनीति भी है। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, जो कोई भी सत्ता में आएगा, ये देश का प्रश्न है, ये राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का प्रश्न नहीं है। तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। एक बड़ा मैं तो उसको खाली पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं कहता, मैं तो उसमें सोशल शब्द भी जोड़ता हूं, उसमें किसान संगठनों को भी शामिल करते। भाई देखिए, मध्य प्रदेश, ये जो क्या है अभी आंध्र प्रदेश के लोग, तो मेरी जो बात हुई मध्य प्रदेश के कुछ लोगों से, आंध्र प्रदेश के लोगों से, तो उन्होंने कहा जी क्या खाली पंजाब हरियाणा के किसान ही लाडले बेटे हैं क्या, हमारा सामान नहीं बिकना चाहिए क्या? वो भी सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि वहां एमएसपी जा ही नहीं रही, वहां प्रिक्योरमेंट वाला मामला, कोई गवर्नमेंट खरीद ही नहीं रही वहां, तो गवर्नमेंट भी कितना खरीदेगी, गवर्नमेंट की भी एक लिमिटेशन है इसमें। और मुझे लगता है कि जो जैसे ये पंजाब में तो जो 70,000 करोड़ रुपए का खरीद लिया उन्होंने, शायद इसे थोड़ा सा कम हरियाणा से खरीदा होगा, उससे थोड़ा और कम यूपी से खरीदा होगा। बाकी देश देखेंगे तो बाकी देश में तो मामला टिकता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है इस सारे मामले में एक गलत फूड सिक्योरिटी का मॉडल आ गया। उस गलत फूड सिक्योरिटी के मॉडल ने हमारी जो है एक जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी थी वो गायब कर दी, और उसके बहुत तरह के उसके इम्प्लीकेशन हुए, उसके इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है, हेल्थ इम्प्लीकेशन है, बहुत कुछ और भी है। हम उन विषयों में नहीं जा रहे, आज आपका वो टॉपिक नहीं है। पर मैं अगर दो लाइन बोलूं, तो पंजाब का पानी खत्म करने का श्रेय तो फिर इस एमएसपी को ही है जी। मतलब मैं पंजाब के किसानों से बात करता था कि भैया पंजाब का थोड़ा एरिया जो हिमाचल के साथ सटा हुआ है, वो जो इसका शिवालिक की पहाड़ियों का एरिया है, और जो राजस्थान से सटा हुआ अबोर फाजल का है, मुक्तसर है, ये 2 एरिया को छोड़ दें, एक तरफ ब्रैकिश वाटर है, एक तरफ पहाड़ी है, तो आप पानी निकाल नहीं सकते दोनों जगह। बीच का सारा पंजाब डार्क जोन कन्वर्ट हो गया, सारा पंजाब डार्क जोन है।
तो सिराज भाई साहब ज्यादा उसके बारे में जानते हैं, बता सकते हैं। तो पूरा पंजाब डार्क जोन में कन्वर्ट कर दिया, वो किसके भैया कैसे हुआ? देखिए 1971 में पंजाब में 1,80,000 या 90,000 के आसपास ट्यूबवेल थे बस। आज पंजाब में 15 लाख ट्यूबवेल है पंजाब में। मतलब दूसरी इम्प्लीकेशन सोचिए ना कैसे हुआ वो। तो इस एमएसपी से और कुछ भी निकला है, तो वो जो निकला है अब उसकी चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसकी चर्चा करने के लिए जो वातावरण बनाया जाना चाहिए था हमारे नीति निर्धारकों के द्वारा, हमारे राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उन्होंने नहीं किया। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ईमानदारी से इस पर काम नहीं किया। मुझे कहने में दिक्कत नहीं है, और क्षमा कीजिए हमारी ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो कड़वा सुना नहीं सकी शायद। मुझे क्षमा करेंगे सिराज भाई साहब कि ब्यूरोक्रेसी को जो कड़वा कड़वा सुनाना चाहिए था देश के शासकों को कि भैया आप आपके लिए तो वोट बैंक ठीक है, देश मर जाएगा। देखिए पंजाब में मुफ्त बिजली दी गई, क्या हुआ उसका हाल? मुफ्त बिजली से अकाली दल को वोट मिल गए एक बार, मान लिया, पर आज वो ऐसा गले की हड्डी बना हुआ है, कोई सरकार आए वो हटा नहीं सकती उसको। उस समय मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी को खड़ा होना चाहिए था लक्ष्य लेके कि नहीं भैया ये नहीं करेगा आत्महत्या करने, तो पूरे पंजाब को गलत दिशा में धकेल दिया। उससे तो कुछ नहीं हुआ, पंजाब में ढेर सारे ट्यूबवेल लगे, पंजाब का पानी निकल गया, और पंजाब में शहरी बिजली भयंकर महंगी है, वो बहुत अलग ही विषय है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा असंतुलन था। तो इसके ऊपर बातचीत हुई नहीं। और आपने जो एक जो विषय आया कि पंजाब में जो पंजाब में लगभग 2000 के आसपास मंडियां होंगी, 2000 से कम है, ये जो ये परचेज सेंटर कहते हैं और ये मंडी कहते हैं, ऐसी लगभग व्यवस्था है। तो इतनी क्या कहते पंजाब जैसे प्रदेश में जहां छोटा प्रदेश है, वहां इतनी बड़ी गिनती में वो परचेज सेंटर वो करना, उसके जाल ने जरूर किसान को सहायता की है, और वो किसान ने देश का पेट भरा, ये सब कहा जा सकता है, इसमें कोई उनका दोष नहीं। जैसे उन्होंने कहा तो पंजाब के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने ये देश का पेट भरा, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर ये मॉडल क्योंकि फूड सिक्योरिटी का रिस्ट्रिक्शन था, इसके इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस थे, इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस थे, इसके सोशल और कल्चरल इम्प्लीकेशंस भी थे, जिनके बारे में हम आपको डिस्कशन कर नहीं सकते, क्योंकि वो स्कोप ही नहीं बचा, कहीं स्पेस ही नहीं है, ना माइंड में है ना आसपास कहीं स्पेस है। इसके बहुत तरह की चीजें थी। वो जो सब गायब हुआ, उसका जो है, मैं तो एक बात कहता हूं, वो शायद बात बड़ी लगे, मैं कहता हूं ग्रीन रेवोल्यूशन के पूरे मॉडल ने पंजाब को एक सिविलाइजेशनल क्राइसिस में धकेला है, और वो जो है वो एक पूरा अपने आप में अलग ही विषय है पूरे का पूरा, कैसे सिविलाइजेशन इशू हो गया। तो मुझे लगता है करना ये चाहिए था कि सरकार को 5 साल 10 साल की प्लानिंग बनानी चाहिए थी। आप इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग लेते इसके ऊपर, सारे मुख्यमंत्रियों से बात करते, और फिर जो प्रमुख प्रांत इसमें उलझे हुए हैं 8 10 12 जो भी हैं, उनके मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाते, उनसे तो बात करते हैं कि भैया ये है सत्य जमीन का, आप बताइए, आप किसी पर दल के हो उसका विषय नहीं है, देश तो आपका है ना, तो कुछ चीजें ईमानदारी से करेंगे भैया, इसमें राजनीति नहीं करेंगे, तो ईमानदारी से करेंगे, तो वो कम से कम एक बात करते, और इसको धीरे धीरे टेपर ऑफ करते। वो जो आप दे रहे, आपने दिया ना, इतनी सब्सिडी दी है, जैसे सिराज भाई साहब बता रहे थे कि इकोनॉमिक कॉस्ट जो उसकी पड़ती है वो कितनी भयंकर पड़ती है, तो मुझे लगता है अपने आप में वो बहुत बड़ी बात है। मतलब 25 रुपए की चीज आप 2 रुपए में दे रहे हो, 35 रुपए की चीज आप 3 रुपए में दे रहे हो, तो सरकार पर बहुत बोझ है, और उसके लिए वो तो रहेगा रहेगा, उसको तो अपने गरीब जो वो अलग विषय है कि देश में जो असमानता, आर्थिक असमानता है, उसको दूर किए बिना, देश में गांव में गरीबी दूर किए बिना आप उसको हटा नहीं सकते। लेकिन जो आप पूरा कुछ प्रदेशों पर इतनी निर्भरता, अधिक निर्भरता करके उनको पहले तो आपने फंसा दिया। वो उनके देखिए, अब वो जैसे उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने पूछा कि इनसे सिराज जी से कि आप ही बताओ क्या फसल उगाएं, तो पंजाब के किसान भी पूछते हैं कि भैया आप मुझे फसल, हमको बताओ कौन सी फसल लगाएं। मैं अपनी बात बताता हूं, हमने मिलेट्स को पंजाब में री इंट्रोड्यूस किया। हमारा तो री इंट्रोड्यूस करने का प्रयास, एक छोटी एनजीओ है, तो हमारा तो प्रयास था हेल्थ, कि पंजाब के लोग गेहूं चावल खा के बहुत बीमार हो रहे हैं,
तो मिलेट्स बहुत हेल्दी हैं, और मिलेट्स में इनबिल्ट एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। तो पंजाब में जो बहुत बड़े इलाके में कैंसर फैल रहा है, तो हम ये कहते हैं कि भाई आप मिलेट्स खाओ, मिलेट्स पे जाओ। तो मिलेट्स हमने रागी उगवाई, हमने कहीं कुछ उगाया। तो मुझे याद है, जो रागी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 25 रुपया किलो, या उत्तराखंड में 22 से 25 रुपए किलो मिल सकती थी, मिलती है, वो पंजाब के किसानों की हमने रागी 65 रुपए किलो बिकवाई। तो पहले साल तो हमने बिकवा दी, या 2 साल हमने बिकवा दी। अब क्या हुआ, जब इसकी मार्केट बनी, तो जो व्यापारी है वो बीच में आ गया। तो व्यापारी ने कहा कि भाई साहब, आप ये 65 रुपए किलो बेचे तो बड़ी गड़बड़ है। तो उसने क्या किया, आंध्र प्रदेश से मंगवाई। अब क्या, एक मिलेट माल्ट बनता है उसका, रागी माल्ट। तो रागी माल्ट बनाने वाले यूनिट खड़े हो गए। एक दो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जो रागी उन्होंने 1 साल पहले हमारे पंजाब के किसान से 65 रुपए या 55 रुपए किलो खरीदी थी, वो उन्होंने दक्षिण भारत से वो 25-30 रुपए किलो में मंगवा ली। तो अगले साल उन्होंने हमारे किसान को कहा, 1 साल पहले 65 रुपए खरीदी थी उन्होंने हमारे किसान को कहा रेट कम करो। तो किसान ने मुझे फोन किया, मैंने कहा भैया भाई इसमें क्या कर सकते हैं, वो जी उन्होंने दक्षिण साउथ इंडिया से मंगवा ली, कोई उत्तराखंड से मंगवाया जा रहा है, तो क्या करेंगे इसमें हम। तो ध्यान में आ गया, वो जो 1 साल पहले 65 रुपए किलो रागी बेची थी, वो बड़ा उनको मोल तोल करके, बड़ा कम करके, पंजाब का वास्ता देके, मतलब मैंने उनसे बात की फोन पे कि भैया पंजाब को जहर मुक्त करना है, पंजाब मर रहा है, आप पंजाबी हो, पंजाब के किसानों को खरीदो। तो बहन जी थी, वो बहन जी कहती कि भाई साहब बात तो ठीक है, और इकोनॉमिक्स भी देखनी है ना, आपके किसान तो 3 गुना दाम में बेच रहे हैं। तो बहुत हद करके उन्होंने एक किसान से खरीदी जो 40 रुपए किलो खरीदी उन्होंने। 1 साल पहले 65 रुपए किलो दाम था, अगले साल 40 रुपए किलो आ गया, अब शायद और कम होगा जो भी है। तो मुझे लगता है बड़ा विचित्र मामला है, मतलब मेरे पास भी जवाब नहीं है इसका। ये अगर मैं एक दूसरी बात कहूंगा, अगर आप सोल्यूशन कहेंगे कुलदीप जी, मुझे लगता है जितना बड़ा पंजाब है और जितनी पंजाब की आबादी है, हमने जब देश में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया, तब से तो पंजाब की आबादी भी बढ़ गई। पंजाब का एरिया अंडर एग्रीकल्चर कम हुआ है निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत एरिया अपने एग्रीकल्चर लैंड बहुत कंस्ट्रक्शन के नाते निकाल दिया है। तो अगर पंजाब या हर गांव, हर राज्य इस पर सोचे, और फिर जो सरप्लस होगा उसकी बात हम करेंगे, कि हर राज्य अपनी आवश्यकता का गेहूं, धान, दालें, सरसों का तेल, गुड़, कम से कम ऐसी 5-7-10 चीजें बन सकती है मोटी मोटी, वो हर प्रदेश आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनने की कोशिश करे, और वो प्रदेश बने, प्रदेश जिले तक लेके जाए उस चीज को, और जिले से वो नीचे मंडल और गांव तक जाए, कि हर गांव की जो आवश्यकता है पूरा साल। तो मुझे लगता है जब ऐसा करेंगे तो बहुत जो किसान एमएसपी के चक्कर में वो उठा उठा के मतलब उगाते हैं और जाके मंडी में फेंक के आते हैं। हमारे पंजाब में तो पंजाबी में बोलते हैं कि मंडी से सुट आए, सिट आए, वो ये कहते हैं फेंक आए। तो वो जो फेंकने वाली चीज है वो कम होगी, तो ये कुछ रास्ता ऐसे निकल सकता है। दूसरा मुझे जो लगता है कि भाई आप जिस बड़े पैमाने पे ये कर रहे हो, खड़ा किया सरकार ने इस पूरा सिस्टम, तो हुआ ये कि इसके ऊपर तो सवालिया निशान लोगों ने लगाए थे, और उन सवालिया निशानों को नजरअंदाज भी किया गया। तो मुझे लगता है अब जो समाधान है, अब समाधान ये है, एक बार सरकार, अगर मैं सीधा टिप्पणी कर दूं, ये जो बिल हैं 3, इन 3 बिलों में सरकार जो है वापस ले, वो कुछ करे, किसानों से बात करे किसी तरीके से। तो एक बार इसको खत्म करने के बाद किसान संगठनों के साथ भी इकट्ठे बैठना चाहिए। देखिए एक जो सवाल आता है ना कि आप इंडस्ट्री को इतने 1000 करोड़ का वो भाग जाते हैं, वो पैसे मार लेते हैं बैंकों के, तो सरकार बाद में राइट ऑफ करती है, कुछ करती है। तो लोगों का सवाल बड़ा सीधा है, भैया आप इंडस्ट्री को दे सकते हो तो किसान के लिए क्यों नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है उसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे इकट्ठे, भैया ये है, ये तो यही रहेगा, इसमें कुछ आगे पीछे नहीं हो सकता। तो क्योंकि जब इंडस्ट्री को देने के लिए पैसा आपके पास है, जब आप इतनी बड़ी सब्सिडी देते हो, इतना पैसा उनका राइट ऑफ कर देते हो, माफ कर देते हो,
तो किसान को भी लेना जो है उसका भी अधिकार है। तो मुझे लगता है इस दृष्टि से एक राष्ट्रीय सर्वानुमति बने, वो फूड सिक्योरिटी पर भी हो, उसमें फूड सिक्योरिटी की बात भी इन्वॉल्व हो, और वो फूड सिक्योरिटी खाली गेहूं चावल वाली ना हो। तो खाली जो, क्योंकि एफसीआई को गोदाम दो तरह के संभालने आसान रहते हैं। एफसीआई को अगर 20-30 चीजें संभालनी पड़ेंगी तो एफसीआई को भी दिक्कत आ जाएगी। मुझे मालूम नहीं, शिराज साहब ठीक करेंगे अगर मैं गलत हूंगा तो मुद्दा वो है कि राष्ट्रीय सर्वानुमति बने, इसमें पॉलिटिकल लोग भी इसमें शामिल हों, पॉलिटिकल पार्टी शामिल हो, मुख्यमंत्री शामिल हो, और किसान संगठन वो शामिल हो इसमें कि भैया क्या करना है आगे। क्योंकि ये रास्ता, ये सरकार फंस गई है, क्योंकि ये सरकार थोड़ी सी तेज चल रही थी और उसमें सुधारों के चक्कर में। तो मुझे इसमें लगता है कि इनको कृषि सुधार कहना, शायद अगर मुझे कोई पूछेगा तो ये व्यापक बात थी। मैं एक बात कह दूं पहले, खत्म करने से पहले, देखिए ये पूरा खेती का मॉडल गलत था। तो खेती के गलत मॉडल में से ये संकट खड़ा हुआ, और क्योंकि वो आपने फूड सिक्योरिटी का मॉडल गलत बिल्डअप किया, तो गलत मॉडल में से ये समस्याएं खड़ी हुई हैं। दिक्कत तो करना तो चाहिए था, एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट की बात करनी चाहिए थी। ये आईसीआर दोषी नहीं है क्या? ये कृषि विश्वविद्यालय दोषी नहीं है क्या? उनको भी कहीं पकड़ना चाहिए ना, वो भी दोषी है भैया। आप ही आपने कभी क्यों नहीं दिमाग में आपके आया कि ये अलग तरह के इसके इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं? तो ये सब दोषी हैं, पहली बात तो ये, और उन दोषियों को के बारे में थोड़ी खड़की ढड़की करनी चाहिए। तो मुद्दा ये है इसमें कि ये जो मैं ये कह रहा, हाँ, ये जो 3 बिल वापस लेने वाली जो मुद्दा सुलझ जाए, तो इसके ऊपर एक बार हम पूरा मॉडल, खेती का जो मॉडल है, ये खेती का मॉडल हम कैसे ठीक कर सकते हैं, पैराडाइम शिफ्ट की बात करें। हमने पैबंद लगाने शुरू कर दिए, तो ये जो पैबंद लगाने वाली बात है, पैच वर्क जो कर रहे हैं, तो पैच वर्क से नहीं होगा। ये खेती का मॉडल गलत है, उस खेती के गलत मॉडल के कारण ये समस्याएं खड़ी हुई हैं। मैं 2 समस्याएं और फ्लैग कर दूं इसमें, वो इसी से जुड़ी हुई है, मतलब इस मेंटेलिटी से जुड़ी हुई है, इस मॉडल से जुड़ी हुई है। एक है ये पराली जलाने वाला मुद्दा, स्ट्रॉ बर्निंग। स्ट्रॉ बर्निंग भी मोनोकल्चर और एमएसपी की देन है, और अदरवाइज नहीं आता, उसी में से आप उसी में फंसे रहे। और दूसरा जो पंजाब में ग्राउंड वाटर, हरियाणा में भी जो ग्राउंड वाटर आपने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है आपने पूरे का पूरा। तो ये 2 बड़ी चीजें हैं, इसके अलावा तो फिर और बहुत कुछ चीजों में हम जा सकते हैं, देखेंगे। तो मुझे लगता है ये मॉडल ठीक कैसे हो उसकी बात की जाए। जो सवाल आपने किया था कि सरकार क्या खरीदे, मुझे लगता है एक बार खरीदना पड़ेगा आपको, 4 साल 5 साल 10 साल का एक पीरियड देना पड़ेगा टेपर ऑफ करने के लिए, धीरे धीरे उसको हटाना पड़ेगा। आप अचानक नहीं कर सकते ऐसा, वो मुझे लगता है। वो ये क्या है, बॉटम अप्रोच इसको कहते हैं, जमीन की जो आवश्यकता है वो ऊपर तक जाए, इसकी बात नहीं हो पा रही। इस सरकार ने कुछ काम किए थे अच्छे, पर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के, अगर मैं कह दूं, अगर मुझे लगता है ये मंच है, कहीं महत्वपूर्ण लोग सुन रहे होंगे जो सरकार में कुछ प्रभाव रखते हैं। इस सरकार ने एक योजना बनाई थी, दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। हमारी ब्यूरोक्रेसी ने और कृषि विश्वविद्यालयों ने, बहुत अच्छी योजना थी, बहुत ही बढ़िया योजना थी कि जो दक्ष किसान है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जो स्थापित किसान है ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला, वो दूसरे किसानों को प्रशिक्षण देगा, ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का विस्तार होगा। तो कृषि विश्वविद्यालयों ने ऐसा डंगा लगाया, और बीच में कुछ ब्यूरोक्रेसी ने भी ऐसा डंगा लगाया, बहुत अच्छी योजना थी, वो योजना सिरे नहीं चढ़ी। तो ऐसे में और पीके भी भाई योजना है, मैं कितनी चीजें गिना सकता हूँ। तो सरकार की कभी कभी नीयत में गड़बड़ होती है, कभी कभी नीयत ठीक होती है तो नीचे तक पहुंच नहीं पाता। तो वो ऑर्गेनिक अलग विषय है, पर इसमें मुझे लगता है इसमें खाली फॉल्स नैरेटिव नहीं है मान साहब, इसमें सही में बात ये है, नैरेटिव कोई भी हो, फॉल्स है कुछ है, हम नीचे तक जो बात गई है वो ये कि आपकी जमीन जो है वो चली जाएगी, ऐसा एक मैसेज चला गया, या आपके पास वो कमाई नहीं रहेगी। तो उससे ये गुस्सा निकला। और मैं अगर इस आंदोलन के बारे में टिप्पणी कर दूं, ये आंदोलन खाली 3 बिलों के कारण नहीं है, ये आंदोलन
पिछले 40 साल का एक गुस्सा है वो इकट्ठा हुआ है। ऐसा लगता है उसमें कि ये जो पूरे का पूरा मुद्दा है, इस मुद्दे पर सहानुभूति पूर्वक सोचना चाहिए। जेन्युइन किसानों के कंसर्न है। देखिए इन बिलों में से वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला एक बिल था, उसके बारे में तो बहुत बड़े सवाल थे। तो सरकार जब बिल बनाती है तो नीयत अच्छा होना से खाली नहीं होता भैया, आपको लोगों को साथ में लेना भी पड़ेगा, ढंग से लोगों को भी लगे अच्छा है। आपकी नीयत अच्छी है तो आपके घर में है, तो उसमें कम से कम वो जो था कि एसडीएम विवाद हो जाए तो एसडीएम समाधान देगा, या एसडीएम बीच में वो काम करेगा, आर्बिट्रेशन वाला काम करेगा, मेन कोर्ट में जाने के लिए प्रावधान नहीं था। तो वो वैसे शुरू से गलत था वो, तो मुझे लगता है। और एक टिप्पणी मैं कर दूं, अगर इस आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं, ये सरकार अब जो कुछ मान रही है, ये सारा कुछ अगर सरकार ने सितंबर में मान लिया होता, अक्टूबर में मान लिया होता, तो यह आंदोलन ना खड़ा होता। इसमें सरकार की हठ धर्मिता भी है, और हमको खुल के कहना है, चाहे हमारे मित्र होंगे वो कोई भी, पर ये गलती है। और हमारे जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, वो उनका ठीक एस्टिमेट नहीं था। मुझे बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये आंदोलन 15 दिन में खत्म हो जाएगा जी, महीने के भर के अंदर खत्म हो जाएगा। ये धान आराम धान सारा खरीदने वाले हैं, एक एक दाना खरीदने वाले हैं किसान, ये सब खत्म हो जाएगा। मैंने उस समय कहा था बिल्कुल गलतफहमी में हो, ये आपका ऐसा गले की हड्डी बनेगा, आप सोच नहीं सकते। तो वो जमीन पे लोग रहते नहीं है, इसी कारण ये सब बड़ा है मामला। तो ये है, ये अंडर एस्टिमेट किया गया इस आंदोलन को, इसके गुस्से को। मैं बार बार कह रहा हूं, ये गुस्सा पिछले 30-40 साल का इकट्ठा निकला है, निकल इन मुद्दों पर गया। ये जो पराली वाला मुद्दा है, मेरा ये कहना है कि हम तो उसको मानते ही हैं कि वो साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी और एटीट्यूड का मामला है। खेती विरासत मिशन तो काम ही इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और बिहेवियर और एटीट्यूड पे करता है। और मैं बता दूं उस ग्रुप को, हमारे इस काम को हम मशीनों से अलग देखते थे और हम सफल हुए। हमारे इसी काम को देखने के लिए आज से 4-5 महीने पहले जर्मनी के जो राजदूत है वर्तमान में भारत में, वो देखने आए कि भाई आप मशीन के अलावा भी कुछ बात करते हो तो क्या बात करते हो। तो जरा वो पंजाब लाना था, पंजाब भी लाए। हम जो हरियाणा में जींद में काम कर रहे हैं वो हमने दिखाया कि एटीट्यूड बिहेवियर की बात है। तो मेरा ये कहना है मिलाप जी को कि हमारा ये मानना है, ये मशीनरी, टेक्निक और एटीट्यूड ये कुछ है। फिर सिविलाइजेशनल बात आ जाएगी, फिर मैं कहूंगा सिविलाइजेशन इंटरवेंशन चाहिए। ये पंजाब हरियाणा के लिए वो मुद्दा है, वो अलग से कभी मैं कहूंगा कुलदीप जी को, कभी वो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट वाला जो मुद्दा है तो हम कभी अलग से बात कर सकते हैं एक बार। दूसरी जो है, मैं कहूंगा होलिस्टिक बात करनी चाहिए, और हम जब इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव बात नहीं करते तो ये गड़बड़ हुई है। मैं पुनः उस बात को दोहराऊंगा, कृषि का मतलब भोजन, भोजन का मतलब स्वास्थ्य और पोषण। हम ये जो पूरा है कि सरकार एक तरफ जो है ये न्यूट्रिशन वाले मुद्दे के ऊपर मिशन ला रही है, उसके ऊपर माल न्यूट्रिशन के कारण जो है वो इतने लोग बीमार हो रहे हैं, या उसको पूरा करने के लिए सरकार काम कर रही है, सॉइल हेल्थ के लिए काम कर रही है, पानी के लिए सरकार काम कर रही है। तो ये कुल मिला के इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव अप्रोच होगी, जिसमें कृषि की वहनीयता, कृषि का टिकाऊपन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पोषण, ये सारा कुछ अगर होगा तो मुझे लगता है ये जो समस्या जिससे आज हम जूझ रहे हैं, ये बहुत हद तक उसमें वैसे ही समाधान हो जाएगा। इसका बहुत कम हो जाएगा, वो उसका लोड कम हो जाएगा, लोगों के बात करने का ढंग खत्म हो जाएगा। आखिरी चीज कहूंगा, हमारे बहुत से किसान हैं जैविक कृषि वाले, जिन्होंने धान लगाना बंद कर दिया टोटली, वो अपने आप ध्यान से बाहर चले गए और विश्व में। तो मुझे लगता है हम खेती का मॉडल बदलता हुआ जो एक वैकल्पिक मॉडल है, हम उसकी बात किसानों के बीच में ढंग से रखें और उसके लिए उनको थोड़ा इंसेंटिव दें, तो कई चीजें इसमें से बाहर निकल जाएंगी, वैसे कि लोड कम हो जाएगा। बाकी जो समाधान है, जैसे सिराज भाई साहब ने कहा है, बाकी समाधान तो उन व्यापक चीजों को एड्रेस करने में ही है। और जो आखिरी मैंने पहले जो बात की, इसको दोहराऊंगा अंत में, कि इस पर राजनीति नहीं, एक राष्ट्रीय राजनीतिक सामाजिक सर्वानुमति बनानी चाहिए, वही आगे का रास्ता होगा।